आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्डो पीस अकॉर्ड को लेकर, यानी बोर्डो शांति समझौता को लेकर ये बात है। न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि बोर्डो शांति समझौता को 1 साल हो गया था। अब सवाल हमें ये मतलब नहीं किसको 1 साल हुआ 2 साल हुआ, हम ये जानना चाहते हैं बोर्डो क्या है, किस बात की शांति है भाई। ये आप आसाम का मैप क्यों दिखा रहे हैं, हमें अंदर की बात पकड़नी है। तो पहले आप लोग ये बताओ, मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई बोर्डो क्या 8वीं अनुसूची में शामिल है कि नहीं, मुझे ये रिप्लाई करिए। अगर 8 शेड्यूल में ये लैंग्वेज है, बोडो नाम की भाषा लैंग्वेज है, तो ये बताइए किस साल ये 8 शेड्यूल में डाली गई है और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाली गई है। रिप्लाई करिए, मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। बढ़िया। हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। उसमें से एक लैंग्वेज बोडो भी है। और 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, और बोडो के साथ मैथिली, डोंगरी और संथाली, इन लैंग्वेजेस को 8 शेड्यूल में जोड़ा गया था। मैथिली मतलब जो पूर्वी बिहार वाला हिस्सा है वहां मैथिली भाषा बोली जाती है। डोंगरी मतलब जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज डोगरी है। संथाली आप लोग जानते हैं, संथाल ट्राइब्स थी झारखंड वाले इलाके में, उड़ीसा वाले इलाके में। और बोडो, जिसकी हमें आज कहानी पढ़नी है। तो अब थोड़ा सा जानते हैं ये बोडो पीस या शांति समझौता क्या था। शांति समझौता इसका मतलब, पहले क्या अशांति थी? कहीं अशांति होगी तभी तो शांति होगी ना। हाँ, पहले यहाँ पे अशांति थी। तो अब हमें थोड़ा सा चलना है आसाम के पास। अगर हम बेसिक बात करें, आसाम के अगर मैं बॉर्डर बनाऊं, तो आसाम के उधर इधर किसकी बॉर्डर है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, इधर कौन है? नागालैंड। उसके बाद कौन, किसके साथ बॉर्डर है? मणिपुर के साथ। उसके बाद किसके साथ बॉर्डर है? मिजोरम के साथ। उसके साथ इधर कौन बैठा है? मेघालय। इधर कौन बैठा है? भूटान नाम का देश। इधर किसके साथ बॉर्डर लग रही है? वेस्ट बंगाल के साथ। तो अगर आसाम स्टेट की हम बात करें तो इतने सारे लोगों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। और म्यांमार के साथ तो लगी रही है। तो अगर देश की बात करें तो भूटान के साथ बॉर्डर लग रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। और अगर स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर लग रही है, मेघालय के साथ लग रही है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के साथ बॉर्डर लग रही है। अब ये वाला, अब ये देखिए, ये जो नीला हिस्सा आ रहा है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्लेन वाला एरिया है, बहुत सारी आबादी इधर ही रहती है। अंग्रेजों के समय से यहाँ बसाहट है, और उसके पहले से भी यहाँ बसाहट है। हम लोगों ने अहोम किंगडम के बारे में पढ़ा था, अहोम राजाओं के बारे में। अहोम राजाओं का भी जो सबसे मेन एरिया था, मेन कमांड थी, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के प्लेन्स वाले एरिया में थी। म्यांमार से नहीं लगती बॉर्डर। हाँ हाँ, म्यांमार से नहीं लगती है, अरुणाचल के बाद नागालैंड से लगती है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आसाम की अगर मैं बात करूं, तो आसाम के बीच से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी। सरगम पूछिए क्या सवाल है। आसाम को अगर हम देखें, जो आज का वर्तमान में आसाम है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी देखिए इसके लगभग 20 से निकल रही है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो निकल रही है इसके अगल बगल जमीन समतल है, यानी प्लेन्स का एरिया है। तो ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया है। आसाम के बड़े बड़े शहर आपको नदी के किनारे ही मिलेंगे, चाहे वो गुवाहाटी हो चाहे वो दिसपुर हो। ठीक है, ये सब आपको नदी के किनारे ही मिलेंगे। और बहुत बड़ी आबादी इधर रहती है। लेकिन आसाम का जो हिली एरिया है, ये सब जो हिली एरिया है, यहाँ पे रहती है बहुत सारी ट्राइब्स, बहुत सारे आदिवासी या ट्राइब्स लोग रहते हैं। इनकी भाषा अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका खान पान अलग है, और इनकी आबादी भी कम है। और जिसकी आबादी कम होती है, जो माइनॉरिटी में होता है, वो इस बात से हमेशा सशंकित रहता है, इस बात से हमेशा डरा रहता है, कहीं कोई मेजोरिटी आके उसको रिप्लेस ना करते, कहीं मेजोरिटी वाले लोग आके उसका जमीन ना कब्जा ले, कहीं मेजोरिटी वाले आके उसके एरिया को, उसके रिसोर्सेस पे कब्जा ना कर ले।
तो ये हमेशा डरा सहमा रहता था। ये हर जगह होता है, जहां माइनॉरिटी होती है वो मेजोरिटी से हमेशा डरती ही है। अब क्या हुआ, ये जो जिनको मैं छोटे छोटे यहाँ पे सर्कल बनाया हूँ, असल में यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स लोग। और ये ट्राइबल्स लोग अंग्रेजों के समय से बात करते आ रहे थे कि हमें हमारे इलाके में ऑटोनोमस दे दीजिए, ऑटोनोमी दे दीजिए, कि हम अपने इलाके का जो कंट्रोल है या एरिया है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम खुद ही कंट्रोल कर लें। तो अंग्रेजों के समय से बात चली आ रही थी। तो हमारी सरकार ने देखा कि यार ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको अपने साथ रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ बहुत सारी ट्राइबल्स लोग रहते हैं, और ये एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल के साथ एसिमिलेट नहीं हो सकता, मतलब घुल मिल नहीं सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नागा और मिजो एक साथ हो जाए, ठीक है, तो एसिमिलेट भी नहीं हो सकते। और हमें इन सबको बांध के रखना है, नहीं तो यहीं पे छोटा सा एरिया क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहीं पे आपको मिलेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कहानी मैंने पिछले लेक्चर में बताई दी है कि चाइना यहाँ से बहुत पास पे है, और अगर हमने अपने ये सातों बहनों को बांध के नहीं रखा तो चाइना या म्यांमार इनको फंडिंग देके इनको हमसे हमारे देश से अलग करा देंगे, और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो सरकार ने एक बनाई सिक्स शेड्यूल में 4 राज्यों को रख दिया, जिसमें आसाम है, मेघालय है, सॉरी आसाम है, हाँ मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों से 10 अलग अलग एरिया उठाए, और इन 10 अलग एरियाओं में क्या बना दी, ऑटोनोमस काउंसिल बना दी। ऑटोनोमस मतलब होता है इनको स्वायत्ता दे दी, काउंसिल मतलब मान लीजिए कोई एक एरिया है, जैसे हम यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है बोडो नाम का एरिया, तो ये भी एक ऑटोनोमस काउंसिल है। इसका मतलब इन एरिया के अंदर यहाँ के जो काउंसिल के लोग चुने जाएंगे, यहाँ पे चुनाव होता है, कुछ सरकार नियुक्त करती है, कुछ चुने जाते हैं, तो यही लोग तय करेंगे यहाँ पे कौन सा टैक्स चलेगा, यही लोग तय करेंगे यहाँ कहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ पे कहाँ कॉलेज बनेंगे, यहाँ पे कहाँ रोड बनेगी। मतलब कुल मिला के इनको देश के अंदर ही एक थोड़ी सी स्वायत्ता दे दी गई कि भैया हम आपके यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देगी, इससे आप अपनी संस्कृति बचा सकते हैं, और आपको डर भी नहीं रहेगा कि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपकी संस्कृति, आपके कल्चर, आपकी लैंग्वेज को खत्म करना चाह रही है। तो 6 शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं, इन 4 राज्यों में हमने 10 ऐसे ऑटोनोमस काउंसिल बनाए हुए हैं, और इन 10 के 10 में यही बवाल था कि यहाँ पे कुछ आदिवासी रहते थे, और जिनको ये डर था कि जो मेजोरिटी के लोग हैं ये आके इनका रिसोर्सेस, इनकी जमीन, इनके जंगल पे हड़प ना ले, क्योंकि ये काफी अच्छी जगह है, हिली एरिया है, फर्टाइल जगह है, और यहाँ पे बहुत से बाहरी लोग आते हैं। जैसे हमारे देश में कहीं मना ही नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाके बस सके, रह सके, लेकिन कुछ कुछ राज्यों को हमने कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया है कि वहां पे हर कोई व्यक्ति की जमीन नहीं खरीद सकता। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं बांग्लादेश से लगा हुआ, और बांग्लादेश से बहुत सारे बांग्लादेश रेफ्यूजी यहाँ पे आते रहे हमेशा। बांग्लादेशी रेफ्यूजी से पहले की अगर बात करें, जब अंग्रेजों का यहाँ पे रूल था, तो अंग्रेज यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स होती थी, मतलब यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब यहाँ पे चाय की खेती होती थी, और चाय की खेती जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स होती है उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो ये बिहार से, बंगाल से मजदूरों को ले लेकर आके यहाँ पे बसाए इन लोगों ने, और उनके ही नाती पोते सब यहीं पैदा हुए। तो इन ट्राइबल्स लोगों को लग रहा था कि कहीं ये जो बाहरी लोग हैं, चाहे बिहारी है चाहे बंगाली है, यानी जो भी नॉन ट्राइबल्स लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, धीमे धीमे ये हमको यहाँ से बाहर ना कर दे, या इनकी आबादी यहाँ ज्यादा ना हो जाए, और हम जो लोकल लोग यहाँ के हैं, हम पीढ़ियों सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हम कहीं यहाँ पे कम ना हो जाए या माइनॉरिटी में ना आ जाए। तो ऐसी मन में शंका लिए बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं यहाँ पे, और हर ट्राइबल लोग अपने अपने हिसाब से सरकार से बहुत सारी मांगे भी करते रहते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में एक एरिया है जहाँ पे मांग हो रही गोरखा लैंड की, कि हमें हमारा एक गोरखा लैंड चाहिए, मतलब एक तरह से स्टेट चाहिए। इधर इधर एक बात चल रही है ग्रेटर नागालैंड की, ग्रेटर नागालैंड की। और ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड है वो तो ये कह रही है कि नागा जो लोग हैं, चाहे वो आसाम में है, चाहे मणिपुर में है, नागालैंड में है या म्यांमार में है, इन सबको बना के एक बनाओ, और हम एक नया देश ही बनाएंगे ग्रेटर नागालैंड। जो मिजो ट्राइब्स है उनके नाम से एक पूरा स्टेट बना हुआ है मिजोरम नाम से, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमारे स्टेट में हम ही रहे, कोई और ना रहे। यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें आती रहेंगी, हम इनको जिस जिस ट्राइब्स के बारे में बात होगी हम उसको विस्तार में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी है कि हम आम भारतीय
इनके नाम के अलावा और भी जाने कि इन सातों जो राज्य हैं यहाँ पे क्या क्या मेन दिक्कतें हैं और क्या क्या यहाँ पे दिक्कत चलती है। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है बोडो पीस अकॉर्ड को लेकर। यहाँ पे जो लाल रंग से दिखा हुआ है ये ब्राउन रंग से एरिया है और 4 जगह लिखी है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदयगिरी। असल में आप देखिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाला एरिया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं बोडो लोग। और बोडो लोग साइमन कमीशन के समय से मांग कर रहे थे कि हमें हमारा ऑटोनॉमी दे दी जाए या हमें स्वायत्ता दे दी जाए, हम नया देश नहीं मांग रहे। ये बोडो लोग क्या मांग कर रहे थे? बोडो लैंड की मांग कर रहे थे। और ये अंग्रेजों के समय से, साइमन कमीशन जब भारत में आए थे तब भी ये गए थे साइमन कमीशन के पास कि भैया कुछ ऐसा आदेश निकाल दो कि हमारा अलग से बोडो लैंड बन जाए। ये देश के अंदर एक नया राज्य मांग रहे हैं, या राज्य नहीं दे सकते तो स्वायत्ता दो। और इस चक्कर में यहाँ पे बहुत सारा वायलेंस हुआ, बहुत सारी हिंसा हुई। 2018 में तो इन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया था और काफी लंबा ये जाम लग गया था, यानी हड़ताल हो गई थी और पूरा नॉर्थ ईस्ट में हाहाकार मच गया था क्योंकि यहीं से सारा सामान जाता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर से और उसी में उसी हाईवे को ब्लॉक कर दिया। यहाँ समय समय बहुत सारी हिंसा हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं और इनकी एक डिमांड थी हमें बोडो लैंड चाहिए और उस बोडो लैंड के पास बहुत सारे खुद के पावर्स हो। ध्यान रखिए बोडो लैंड की जो मांग कर रहे थे, एक नया देश नहीं मांग रहे थे, ये देश के अंदर एक नया राज्य मांग रहे थे, ये बोडो लैंड की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इनको समझाया बुझाया और इनके साथ बहुत सारी पॉलिसीज की, बहुत सारी नीतियां करी और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि 2020 में यहाँ समझौता हो गया। इन लोग अपनी बोडोलैंड की मांग को दरकिनार करते हुए सरकार का जो ऑफर था उसको मान लिया और ये जो हिंसा चली आ रही थी, जो दिक्कत चली आ रही थी, उन सबको थोड़ा सा ठंडा पानी डाला गया उसके ऊपर, थोड़ी शांति आई, उसे वो कहा जाता है बोडो पीस अकॉर्ड। और 2021 में इसको 1 साल हो गए थे इसलिए न्यूज बनी है। लेकिन हमारा मेन काम ये है कि हम बताएं आपको कि बोडोलैंड की मांग क्या थी। अभी तक की जो मैंने ब्रीफिंग दी कि ये जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके साथ मेन क्या समस्याएं क्लियर हुई आप लोगों को कि नहीं, बता दीजिए। जी सर। और ये समस्या हर राज्य में मिलेगी आपको, चाहे यही हम मेघालय में ले लें, यही मणिपुर पे ले लें, मिजोरम, अरुणाचल, हर जगह यही दिक्कत है मेन कि जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं ना वो नहीं चाहते कोई बाहरी आए, वो नहीं चाहते कोई बाहरी आए, लेकिन आ रहे हैं लोग, बस भी रहे हैं। अब ये जो बोडोलैंड की मांग है, बोडोलैंड, तो पहली चीज आप ये जान लिए कि ये ग्रेटर नागालैंड जैसी मांग नहीं है। ग्रेटर नागालैंड तो बोल रहा नया देश बनाना है, लेकिन ये नया देश की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश से अलग होने की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी दे दी जाए। तो ये मांग मैंने एक नाम ले लिया साइमन कमीशन का, और साइमन 1928 में भारत में आया था, तब से ये मांग चल रही है बोडोलैंड वाली। ये जो बोडो लोग हैं ये लगभग 1000 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। एक समय इनका किंगडम बहुत बड़ा था, भूटान तक इनका किंगडम था, लेकिन धीमे धीमे ये कमजोर होने लगे। और जब अंग्रेजों ने यहाँ पे रूल किया, अंग्रेजों ने ये एरिया कैसे पाया आपको पता है? अंग्रेजों ने एंग्लो बर्मा वॉर लड़े हैं और उसमें ये एरिया उनसे जीत लिया था और धीमे धीमे यहाँ पे जो अहोम किंगडम था, अहोम की मैंने बात की है, ये जो ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है मोटे तौर पे इनका यहीं पे रूल था। तो अहोम किंगडम के साथ इन्होंने एक तरह से बातचीत या संधि कर ली, अहोम अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अहोम ही हमेशा लाइट में रहा और इसीलिए इधर ही बड़े बड़े शहर बने। लेकिन ये जो आदिवासी लोग थे अंग्रेज इनको भूल गए। भूल मतलब इसलिए कि इन्होंने सोचा ये वैसे ही 1500 लोग हैं, यानी 10-20 हजार लोग हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने कभी भी इनकी डिमांड पे ध्यान नहीं दिया और अंग्रेजों ने चाय की प्लांटेशन के चक्कर में यहाँ बहुत सारे बिहारी लोगों को, उड़ीसा वाले लोगों को, यानी मेहनत तो चाहिए थी और ये आदिवासी मेहनत करेंगे नहीं, तो इन्होंने पूरे भारत से लोगों को उठा उठा के यहाँ बसाना शुरू कर दिया और बाद में इन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहने लग गए, बसने लग गए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ये बोडोलैंड की मांग बहुत पुरानी है। ये समय के इनको ये लगा यार कहीं हम लोग अल्पसंख्यक ना हो जाए, हम यहाँ पे सदियों से रहते आ रहे हैं लेकिन बाहरियों की वजह से कहीं हमारी पॉपुलेशन इनके सामने बहुत कम ना पड़ जाए, कहीं हम ही यहाँ से रफा दफा ना हो जाए, इसलिए इन लोगों की मांग बहुत तेज हो गई। अब 1960-1970 के समय देखिए ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, इन सब राज्यों की एक अलग कहानी है। ये तो बोडो पीस अकॉर्ड की कहानी इसलिए मैंने बोडो पीस अकॉर्ड बताऊंगा, लेकिन करंट अफेयर्स में ये मुद्दा आता ही रहता है। तो आप यकीन मानो कि 1-2 महीने के अंदर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्यों की कहानी जान जाओगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा था यहाँ पे और अभी क्या हो रहा है। तो 1960-70 के दशक में ना यहाँ पे ये डिमांड बहुत तेज बढ़ने लग गई कि हमें बोडोलैंड चाहिए, हमें एक नया राज्य चाहिए, क्योंकि उस समय क्या पूरे देश में नए राज्यों की मांग चल रही थी और नए नए राज्य बन भी रहे थे। 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, कई सारे नए राज्य बने, तो ये भी चाह रहे थे सब सारे राज्य तुम बना ही रहे हो तो हमारा ही बना दो। तो बहुत तेजी से डिमांड हो गई और इन लोग बोल रहे थे कि हमें आसाम के अंडर से ही अलग से एक नया राज्य बना के दो, इसका नाम रहेगा उदयाचल।
ये उदयाचल नाम से नया राज्य बनाना चाह रहे थे, वो बात पूरी नहीं हुई। आज भी हम देखें तो इनकी कोई नया राज्य नहीं बना, असम असम ही है, असम के अंदर से कोई नया राज्य नहीं बना। फिर क्या हुआ, समय के साथ 1993 में यहाँ पे भारत सरकार ने देखा, क्योंकि यहाँ पे हिंसा बहुत हो रही थी, यहाँ पे आर्मी के ऊपर हमले हो रहे थे, यहाँ पे कई सारे टेरर आउटफिट्स बन गए थे, और ये लोग यहाँ से हमला करके, मैंने बताया यहाँ पे एक देश है भूटान नाम का, यहाँ से हमला करके भूटान भाग जाते थे। लेकिन जब मैं इंडिया भूटान रिलेशंस की मैंने कहानी बताई थी, तो मैंने बोला था भूटान ने इस बात में तो हमारा हमेशा साथ दिया कि कोई भी उग्रवादी व्यक्ति या आतंकवादी व्यक्ति या टेररिस्ट व्यक्ति या एंटी गवर्नमेंट काम करने वाला व्यक्ति अगर भूटान में जाकर छुपता है, तो वहां की सरकार उसको वापस भारत भेज देती थी। ये भूटान ने हमारे साथ हमेशा बना के रखा। मतलब ये यहाँ से हमला करके भूटान जाने लग गए थे कि भूटान चले जाएंगे, कौन हमारा क्या कर लेगा। लेकिन बाद में भूटान सरकार ने ये पॉलिसी बना ली कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में क्राइम किया है वो भूटान आएगा तो रह नहीं सकता, उसको भगा देते थे। लेकिन यहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत सारी उठ रही थी, और यहीं से हम देख रहे थे कि भूटान के साथ बॉर्डर है, फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और ये काफी सेंसिटिव एरिया था। चाइना तो बैठा ही हुआ है ऐसे मौके की तलाश में कि भाई कहाँ पे भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको पैसा दिया जाए, फंड दिया जाए, भारत को तोड़ा जाए। पाकिस्तान भी इस बारे में बैठा हुआ है। तो 1993 में भारत सरकार ने बोला कि भैया एक काम करते हैं, ये जो 4 जिले हैं, ये असल में आज भी 4 जिले हैं, ये कोकराझार, चिरांग, बक्सर और उदलगिरी, इनका नाम याद रखना है आपको। ये 4 जिले, बोडोलैंड की बात जब भी होती है इन 4 जिलों के नाम याद रखना आपको, कोकराझार, चिरांग, बक्सर और उदलगिरी। और सरकार ने बोला कि हम बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल या बीएसी बना देते हैं, और ये बीएसी में कितने जिले आएंगे, 4 जिले आएंगे, और बीएसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, कोकराझार में। कोकराझार में बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल या बीएसी का हेडक्वार्टर होगा। इनको बहुत सारे अधिकार दे दिए कि आप अपना बजट खुद लाइए, मतलब अपने इन 4 राज्यों के विकास के लिए आपको जो करना है करिए। सरकार ने इनको फ्री हैंड दे दिया। भाई ऑटोनोमी मतलब क्या, आप स्वतंत्र है, आप स्वायत्त है, बस ध्यान रखिए कि आप देश के बाहर नहीं है, देश से बड़ा नहीं समझेंगे आप अपने आप को। तो शुरू में 1993 में इनको बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल दे दी गई। अब क्या हुआ इस काउंसिल में, अब ये बोडोलैंड की मांग करने वाली, मान लीजिए 10 लोग हैं, एग्जाम्पल 10 लोग बोल रहे बोडोलैंड चाहिए, ये 10 लोग नेता आदमी है, नेता टाइप लोग हैं। इन सबकी यही उम्मीद थी कल को बोडोलैंड बनेगा, राज्य बनेगा, तो हम भी मंत्री बनेंगे, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम भी कुछ और बनेंगे। लेकिन बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल जब बनी, तो इन 10 में से मान लीजिए 5 लोगों को ही नेता मंत्री का पद मिला, बाकी 5 को तो मिला ही नहीं। तो ये जो बाकी 5 लोग थे ना, इन लोगों ने ये मंशा जलाई, इन लोगों ने मन में ये सोचा कि अगर हमें कुर्सी नहीं मिलेगी ना, तो हम ये काउंसिल को भी चलने नहीं देंगे। तो वो लोग जो कि इस काउंसिल का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उन लोगों ने एंटी गवर्नमेंट स्टैंड शुरू किया, उन लोगों ने अपने हमले जारी रखे, सरकार को परेशान करना जारी रखा। अल्टीमेटली सरकार ने बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल को भंग कर दिया, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल को भंग कर दिया। और यही तो ये बाकी लोग चाहते थे कि हमें तो पूरा राज्य ही चाहिए, और इन लोगों ने लोगों को भी बहुत मोबिलाइज किया कि भैया ये काउंसिल लेके क्या करोगे, पूरा पूरा राज्य लेते हैं ना अपन। असल में जो पूरा एरिया है ना, मोटे तौर पे ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इससे बहुत छोटे छोटे राज्य हमारे देश में। तो इन लोग कह रहे थे जब छोटे छोटे गोवा जैसे राज्य बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल एक बार ये डिसॉल्व हो चुकी थी, फिर से इंसर्जेंसी शुरू हो गई। और आप ये देखिए, ये जो एरिया है ना, यहीं से अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके जाता है, और यही एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का गेट है ये। हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो असम होके ही जाएंगे, बिना असम पार करके हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं घुस सकते। और यहाँ पे बहुत सारी इंसर्जेंसी चल रही थी। अब दिक्कत ये थी कि ये जो बोडो लोग हैं, ये असम की सबसे बड़ी ट्राइब है, असम की सबसे बड़ी ट्राइब है। असम में 5 से 6% असम की पॉपुलेशन के ये लोग हैं, तो वोट बैंक भी था। असम की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सरकार है, वो नहीं चाहती थी इनको नाराज करना, क्योंकि यहाँ से कई सारी विधायक की सीट है, कई सारी मतलब विधायकों की बहुत सारी सीट है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तामझाम और भी चीजें हो रही, तो वोट बैंक भी हो गया था। और दूसरी बात, ये जो एरिया था ये काफी ज्यादा फर्टाइल भी था, यहाँ पे आबादी बहुत सही रहती थी, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज को देखती हुई सरकार ने बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना तो कराई, लेकिन बाद में मैंने जैसा बताया, जिन लोगों को इस काउंसिल में मौका नहीं मिला घुसने का, उन लोगों ने इस काउंसिल को भंग करवा दिया। और फिर से वो दौर शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े वाला, आतंकवाद वाला, टेररिज्म वाला दौर शुरू हो गया। और कई सारी नई नई पार्टी बन गई, जैसे ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन बन गई, एक यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल फ्रंट भी बनेगा, देखते हैं कहीं कहीं लिखा होगा। एक एनडीएफबी भी बना, एनडी नेशनल डेमोक्रेटिक बोडोलैंड काउंसिल, एनडी है ना काउंसिल। ऐसे बहुत सारे संगठन बन गए यहाँ पे। अल्टीमेटली सबका यही था कि हमें स्टेट चाहिए, और हर कोई चाह रहा था
कि हमारी बात सरकार सुने और जब राज्य बनाएगी तो हमें मुख्यमंत्री, हमें हमें मंत्री बनाएगी। तो ये यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स भी चल रही थी, आम जनता का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, आम जनता ही परेशान थी। ये जो 4 एरिया मैं बता रहा हूँ, कोकराझार, उदलगिरी, ये जो एरिया थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हो रही थी। सरकार को यहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, यहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशंस भी हुआ। उसके बाद 2003 में फिर से सरकार ने बोला एक काम करो, ऑटोनोमस में तो आपको मजा नहीं आया, ऑटोनोमस तो आप लोगों ने फेल करा दी। तो सरकार ने 2003 में 10 साल बाद, देखिए 10 साल बाद एक नई काउंसिल बनाई जिसका नाम था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये ऑटोनोमस काउंसिल से ज्यादा इसके पास पावर थी और इस काउंसिल के अंतर्गत बीटीएडी बना, बीटीएडी बने। बीटीएडी मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और बीटीएडी में कितने जिले आ रहे हैं? 4 जिले आ रहे हैं। डी फॉर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो 4 जिले कौन कौन से जो मैंने ऊपर बताए हैं। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो थी ये चारों जिलों के ऊपर काम कर रही थी। इसमें चुने हुए लोग थे, इनका चुनाव होता था, कुछ गवर्नर में नियुक्ति करता था, बाकी लोग चुन के आते थे और ये लोग इन 4 जिले के अच्छाई के लिए काम कर रहे थे। सरकार बहुत दिनों से लगी हुई थी और हर सरकार लगी हुई थी कि यहाँ शांति बहाल करो यार, देश भर में और सारी भी दिक्कतें हैं, हम क्या इनसे ही भिड़ते रहेंगे? है तो अपने लोग गोली भी नहीं मार सकते। फिर भी सरकार ने यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सा लगाया हुआ था और इसकी वजह से एक इरोम शर्मिला नाम की महिला है, उन्होंने काफी अनशन भी किया था, है ना, और यूएपीए भी लगा हुआ था इधर। तो सरकार बड़े दिन से परेशान थी और हर बहुत बार टॉक्स होते थे इन पे कि आप लोग शांति बनाते रखिए, मत लड़िए, मत करिए, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, बस ध्यान रखिए स्टेट नहीं बना सकते। क्योंकि सरकार को ये लगता था अगर बोडोलैंड के नाम से एक नया राज्य दे दिया ना तो नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 20 राज्य बन जाएंगे। तो फिर नॉर्थ ईस्ट में हर ट्राइब चाहती है कि मेरा मेरा अलग एरिया हो, मेरा अलग स्टेट हो। इतनी सारी वहां पर ट्राइब्स हैं, अगर एक ट्राइब को खुश करने के लिए स्टेट वोट दे देंगे तो सबको देना पड़ेगा। सरकार इस बात में हमेशा अड़ी थी कि हम राज्य तो नहीं बनाएंगे आपको, आप बाकी जो कहिए तो करें। तो फिर हमने पहले देखा कि बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बना, वो फेल हो गया। फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना, वो चल रहा था, वो ठीक ठाक चल रहा था। और इस बीच सरकार इनसे बहुत सारी बातें भी कर रही थी कि भैया आपकी और जो मांगे हैं बता दीजिए, हम हमसे जो हो सकेगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, संवैधानिक जो जनादेश है उसके अंतर्गत जो होगा वो हम करेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात मत मान बोल देना कि नहीं हमको ये दे दो, जो संविधान अलाउ करेगा वो सब हम आपको दे सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली पहले कांग्रेस सरकार ने बहुत इसमें काम किया बहुत हद तक। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी सरकार तो भी 2014 में ही आई है, और उसके बाद बीजेपी की सरकार ने अल्टीमेटली, जो अमित शाह होम मिनिस्टर है, इनकी अगुवाई में अल्टीमेटली जाके बोडोलैंड वाली जो मांग है वो दब गई और एक समझौता साइन हुआ। वो समझौता कब साइन हुआ था? 2020 में वो समझौता साइन हुआ था और 2021 में उस समझौते को 1 साल हो गए हैं। और इस 1 साल में हमने बोडोलैंड में की तरफ से कोई भी ऐसी घटना नहीं सुनी है कि जिससे बोडोलैंड में फिर से हिंसा उठी हो। और यहाँ पे एक बड़ी पार्टी थी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये पार्टी आज इस समय बोडोलैंड की सबसे बड़ी पार्टी है और कहने को 4 जिले हैं, 4 जिले धूमधाम मचाए हुए हैं। और सरकार ने बोला कि आप लोगों को सबसे बड़ा डर क्या है कि आपके इलाके में कोई बाहरी व्यक्ति आके रहेगा, बाहरी मतलब जो नॉन बोडो है, आपके इलाके में बाहरी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपकी जमीन छीन रही, हम इस बात के लिए आपको ही अथॉराइज कर दे रहे हैं कि कौन बसे कौन नहीं बसे, क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ करना है नहीं करना, वो आप लोग खुद देख लीजिए। तो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है, इनके ऊपर जो बॉडी काम करती है उसको कहते हैं बीटीसी ने, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, और इसके अधीन ये 4 जिले आते हैं। या इसको ही कहीं कहीं हम इन 4 जिलों को हम एक साथ बोल सकते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये शब्द याद रखिएगा। बोडोलैंड बीटीआर मतलब 4 जिलों वाली बात है, और ये जो 4 जिले हैं इनके ऊपर एक काउंसिल है। और अल्टीमेटली ये है कि 2020 में शांति समझौता हुआ था। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ये पार्टी है वहाँ की, नाम में डेमोक्रेटिक और काम हिंसा वाला करते हैं ये लोग, है ना। तो सरकार ने इनके साथ समझौता किया और अल्टीमेटली अब बोडोलैंड वाली जो डिमांड है वो नहीं उठ रही है और सरकार ने लगभग इनकी सारी बातें मान ली। जैसे मैंने बोला कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में पहले 40 सीट हुआ करती थी, अब इस सरकार ने इसको बढ़ा के 60 कर दिया, और इस 60 में भी ये जो बोडो लोग हैं वही चुने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई नॉर्मल नॉन बोडो व्यक्ति यहाँ पे चुना जा रहा है, जो वहाँ का निवासी है वही इसके मेंबर बनते, वही चुने जाते हैं। और सरकार एक अलग से पैकेज निकाली थी 1500 करोड़ रुपए का कि भैया ये पैसा पकड़िए, अपना डेवलपमेंट करिए, भारत सरकार, भारत आपके साथ है, आप भारत से अलग नहीं है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भैया कहीं भारत सरकार हमको हमारे साथ भेदभाव करती है, क्योंकि असल में इनका जो
फीचर है ना वो भी थोड़ा अलग है। ये लोग मंगोलाइड लगते हैं, मतलब इनको अगर आप देख लोगे तो आप एक बेवकूफ आदमी तो बोलेगा ये तो चाइनीज है, लेकिन इनका जो टेक्सचर है वो मंगोल जैसा है, लेकिन है सब ये भारतीय लोग ही। तो सरकार ने पुलिस व्यवस्था इनके हाथ में दे दी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनके हाथ में दे दी, एजुकेशन इनके हाथ में दे दिया, छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में दे दिए, जो पॉलिटिकल जो डिसेंट्रलाइजेशन इनके हाथ में दे दिया, नए नए पैकेजेस निकाल ली सरकार इनके लिए। तो अल्टीमेटली बोडो जो समझौता है वो सफल रहा है, और हम देख रहे हैं कि साइमन कमीशन से बात चली आ रही थी, लगभग 90 साल लग गए इस बात को शांत करने में, और सरकार ने बोला हम नया राज्य नहीं देंगे, बाकी जो मांगो हम पूरा करेंगे। इन लोगों ने भी नए राज्य की मांग छोड़ दी है। इन लोगों को सरकार ने काफी ज्यादा वेटेज दिया है, पैसा दिया, अल्टीमेटली अभी यहाँ पे शांति है। लेकिन अभी इस एरिया में शांति है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग चली आ रही है, नागालैंड वाले एरिया में ग्रेटर नागालैंड की मांग चली आ रही है, मिजोरम वाले एरिया में मिजो लोग बोलते हैं कि जो ब्रू जनजाति के लोग हैं उनको मार के भगाओ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हम वहां जाते हैं तो वहां पे ये चल रहा है कि जो अभी 6-8 महीने पहले हुआ था कि वहां पे एसटी कैटेगरी को एक्सपेंड किया गया था, नई नई जनजातियों को एसटी में डाला गया था, तो वहां पे दंगे भड़क गए थे। तो हर राज्य के साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, समय के साथ जो करंट अफेयर्स आएगा ना हम उसमें पढ़ते चलेंगे। तो अभी आप ये जानिए कि 6 शेड्यूल में 4 राज्यों को रखा जाता है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। उसी में से एक जो असम वाला एरिया, उसके जो हमने आपको बताए हैं कि ये जो आपको बोडोलैंड वाला एरिया है ये इसमें आते हैं। बोडोलैंड का समझौता 2020 में हो चुका था, और जो पार्टी का नाम है वो है एनडीएफबी। सबसे पहले यहाँ पे बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना 1993 में की गई थी, वो फेल हो गई। उसके बाद बीटीसी बनाई गई 2003 में। बीटीसी के अंदर 4 जिले आ रहे हैं, इन्हें बीटीएडी कहा जा रहा है। इन्हीं जिले को हम दूसरे तौर पर कह सकते हैं बीटीआर। ये थोड़े की वर्ड्स, इनको एक बार दो बार देखो तो याद हो जाएगा। और इनका आपने लोकेशन देख लिया है। और भूटान ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। अगर भूटान म्यांमार जैसे करता कि वहाँ पे आतंकवादी जाके, आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, जो उग्रवादी जाके वहाँ पे छुप जाते और भूटान उनको शरण दे देता, तो ये बोडोलैंड वाली समस्या कभी हल ही नहीं होती। लेकिन भूटान ने वहां से झापड़ मार के सबको भगाया, तो ये भागेंगे तो भागे कहाँ, चाइना तो जाने से रहे। तो बाद में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इनको बड़ा प्रेशराइज किया, और अल्टीमेटली ये सब एक टेबल पे आए, भारत सरकार से बात करने को राजी हुए, और हम देख रहे हैं कि एक पीस समझौता हो गया है। और बहुत जरूरी भी है। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इनका आप मैप में देखो तो ये काफी ज्यादा देशों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, काफी ज्यादा हॉस्टाइल है, काफी ज्यादा इंसर्जेंसी होती है यहाँ पे, डेवलपमेंट यहाँ पे नाम मात्र का है। यहाँ के लोग अपने आप को समझते हैं कि हम भारतीय हैं ही नहीं, क्योंकि ये लोग जब मेनलैंड इंडिया में आते हैं तो लोग इनको चाइनीज चाइनीज कहकर चिढ़ाते हैं। तो काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कि टर्बुलेंस की स्थिति है नॉर्थ ईस्ट में। सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमें अपने नॉर्थ ईस्ट को बना के रखना है, जोड़ के रखना है। तो चाइना, म्यांमार और अब तो बांग्लादेश हो गया, या ऊपर बात करें आसपास के जो देश है वो सब तो लगे हुए हैं किस तरह ये काट दे। और पाकिस्तान का तो ये था कि भाई जिस तरह भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया, तो पाकिस्तान का भी ये हमेशा से मंशा है कि कुछ भी करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दो। और लेकिन ये हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि अपने नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करें, उन लोगों को हर वो चीज़ दे जिसके वो हकदार हैं। इसलिए आप देखते होंगे सरकार, खासकर मोदी गवर्नमेंट, बहुत तेज डेवलपमेंट वहाँ पे कर रही, कई सारे पुल बना रही, कई सारी सड़कें बना रही, कई सारे रेलवे ब्रिज बना रही है। और जो भी आता है तो न्यूज़ में आ जाता है कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी पे हमने ये बनाया, यहाँ पे टनल बनाई, यहाँ पे ये किया। क्योंकि और हमने जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाने के अलग अलग रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। हमने बांग्लादेश के साथ नया रास्ता ढूंढा है, हमने एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि कंप्लीट होने के कगार में है म्यांमार के साथ। तो हम ये नहीं चाहते कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही सीमित रहे, क्योंकि कल को बोडोलैंड वालों ने हड़ताल की थी, कल को कोई और भिड़े उस हाईवे को जाम कर दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट तो बेचारा भूखे मर जाएगा ना, क्योंकि अभी तक कनेक्टिविटी का सिर्फ एक ही साधन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसलिए सरकार और भी हॉरिजॉन मतलब होराइजन चेक कर रही है कि किस तरह हम अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ और दूसरे रास्ते खोल लें कनेक्टिविटी के, कि कहीं एक तरफ अगर दिक्कत अगर हो जाए तो हम बाकी तरफ से अपने नॉर्थ ईस्ट को बचा सकें या सेव कर सकें। और देखिए इनकी लैंग्वेज को हमने 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया है, वो भी 2003 में दिया था। थोड़ा आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जा रही है, 2003 में बनाई जा रही, और इस समय सरकार ने इनके लिए नया पैकेज बनाए, क्योंकि 1993 से ही जो बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल थे वो तो भंग हो गई थी, 5-6 महीने चली, उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई थी। और इसी समय सरकार ने बोला भाई आपकी जो बोडो लैंग्वेज है ना, इसको भी हम 8 शेड्यूल में डाल देते हैं।
तो 2003 में डला है कि नहीं डला? आप लोगों ने रिप्लाई किया था ना कब 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया। और बोर्डो के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्डो को बस डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे देश को मैसेज जाए कि नहीं बोर्डो के लिए स्पेशली काम किया जा रहा है, तो इसके साथ डोगरी, मैथिली और संथाली को भी डाल दिया गया। तो 2003 का जो समय है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और इस समय उस सरकार का मतलब इस समय मतलब अपने आखिरी टेन्योर में आते आते उनका ये लक्ष्य हो कि नॉर्थ ईस्ट को संभाल के रखो। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, और आज भी हमारी सरकार का सबसे मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट ही रहता है। ये तो पाकिस्तान चाइना भी नए नए उठ के आ गए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकार की निगाहें हमेशा रहती हैं कि वहाँ कोई नया बवाल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की जब भी खबर आए तो विकास को लेकर आए, ना कि बवाल को लेकर आए। लेकिन उल्टा हो रहा है, बवाल ज्यादा हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ट्राइब्स बहुत सारी है वहाँ पे, और इन ट्राइब्स को किसी भी राजा ने इकट्ठा कभी नहीं किया, क्योंकि जो भी राजशाही रही ना यहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र के अगल बगल रही, प्लेन एरिया में। और ये ट्राइबल्स लोग तो पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ पे हिमालय की जो टेल है वो आ रही है, पटकई हिल्स आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरह से टेरेन बड़ा मुश्किल है, और यहाँ के ट्राइबल्स लोग भी बहुत ज्यादा कट्टर हैं, क्योंकि जहाँ पे जीवन आसान नहीं होगा ना, वहाँ पे जो ह्यूमंस होगा ना वो थोड़ा कट्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एथनिक क्लैशेस होते हैं, सीधे मार ही देते हैं, ठीक है। और समय समय पे हम बाकी ट्राइब्स के बारे में देख लेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, बोडो लोग क्या थे, उनका इतिहास क्या था, क्या इशू था, सरकार ने क्या किया, ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होता जी मुझे। जी सर।